हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं फिर से एक और बार अमेजिंग और एक्साइटिंग सेशन जो कि जेईई के सिलेबस का होगा, जिसमें हमने स्टार्ट किया है स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉज बहुत आगे तक हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 निपटा दिया और अब ये पार्ट 6 है। हमने बात कर ली है बॉयल्स लॉ की, हमने बात कर ली है चार्ल्स लॉ की, हमने बात कर ली है गेल-यूसेक्स लॉ की। हमने दोनों लॉ, सारे लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन को भी निकाल लिया। और इनफैक्ट लास्ट वीडियो में तो हमने ये तक बात कर ली है कि उस आइडियल गैस इक्वेशन में जो आर निकलता है, जो गैस कांस्टेंट निकलता है, जो यूनिवर्सली सेम रहता है, उस आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इवन आर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। अब आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, गैस लॉज में होने वाला एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूज होने वाला एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पे चर्चा करेंगे कि भैया ये पार्शियल प्रेशर्स होते क्या हैं, ये पार्शियल प्रेशर की ये कैसे निकाले जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है। और उसमें एक लॉ है जो हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये भी गैस का लॉज है, गैस के प्रेशर के ऊपर का लॉ है, तो इसलिए इसको भी गैस लॉज के अंदर ही रखा जाएगा, यानी कि गैस लॉज की कैटेगरी में ये टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अलावा विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम भी। अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ये एक नई चीज है, नई चीज नहीं कहना चाहिए, मतलब है तो पुरानी चीज, लेकिन अभी जेईई में इस पर भी फ्रीक्वेंट सवाल आए अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम पर। तो अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। ठीक है ना, ये वॉल्यूम का लॉ है, ये प्रेशर का लॉ है। अमेगाट्स जो है वो वॉल्यूम का लॉ है और डाल्टन का जो लॉ है वो पार्शियल प्रेशर का लॉ है। और फिर हम सॉल्व करेंगे इसके बाद इसकी डीपीपी, क्योंकि आपको पता है कि हर टॉपिक, हर लेक्चर के बाद हम लोग एक डीपीपी सॉल्व करते हैं जिसमें उसी टॉपिक से जुड़े हुए सवाल होते हैं। और डीपीपी से ही आपको क्लियर होता है कि यार थ्योरी का जो असली कंसेप्ट है, जो मूल उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बहुत अच्छी क्लियर होती है। और यहां पर कहानी नहीं रुकती, फिर आपको पता है डीपीपी के बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराते हैं, जिसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन होते हैं। फिर हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आती है, जिसमें पूरे चैप्टर के जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जेईई एग्जाम्स में, वो हम सब डिस्कस करते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। तो लगभग 500 के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, उसके बाद भी आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। वेबसाइट पर फीचर आने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स की। उसके अलावा आपके जो सेशंस होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, तो जितने भी मोटिवेशनल सेशंस होंगे वो सब आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल, आईटी जेईई और नीट के चैनल पर, यानी जीत के चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स की तैयारी कर लें, क्योंकि आपको नोट्स प्रॉपर बनाने, तो अपना कॉपी पेन लेकर बैठें और चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो पहले तो तुम समझो कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने 3 प्रकार की गैसेस रखी है, 3 प्रकार की गैसेस अंदर रखी हुई है। तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 3 प्रकार की गैसेस है, ध्यान से सुनेंगे अपन। सपोज करो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में अपन ने 3 प्रकार की गैसेस रखी हुई है। पहली है दिस इज गैस ए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, वॉल्स जो हैं, तो आपको गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर दिख रहे हैं ऐसे, मतलब वैसे तो गैस दिखेगी नहीं, बट उसके ये मॉलिक्यूल से ही अपन को कंसिडर करना है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, गैस ए। दूसरी है दिस इज गैस बी, तो ये हमारे पास दूसरी गैस हो गई विच इज गैस बी। ये अपने पास दूसरी गैस हो गई, दिस इज गैस बी, ये अपन ने गैस बी लिख दी। और एक तीसरी गैस भी यहां पर लपेट लेते हैं अपन,
ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज गैस सी। ये भी हमारी क्या होगी, गैस सी होगी, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हो गई, गैस सी, ठीक है। तो ये अपनी गैस सी हो गई। आपको क्लियर दिख रही है, इसमें 3 गैसेस हो गई, गैस ए, गैस बी और गैस सी। तीनों के कुछ कुछ मास अपन ने भरे होंगे इस गैस के, मतलब किसी में अपन ने कुछ मास गैस ए का भरा है, कुछ मास गैस बी का भरा है, कुछ मास गैस सी का भरा है। तो तीनों के अपन ने कुछ कुछ मासेस इसमें भरे, और मासेस मतलब कुछ मोल्स भरे, क्योंकि भैया मास जो होता है वो मोल की आड़ में आता है, कभी सामने से तो आता नहीं है कि यार मैं मास हूं और मेरे को कहीं फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज कर लो। हमने कहा भैया तुम मास हो तो मोलर मास से डिवाइड हो, और मोलर मास से डिवाइड होगे तो मोल्स बनाओगे, और मोल्स बनाओगे तो फिर उस मोल्स को हम यूज करेंगे फॉर्मूले में। तो मास मोल्स की आड़ लेकर आता है। तो मतलब हर गैस का, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उन सबके आपस में मोल्स होंगे। मान लो ए गैस के मोल से Na, बी गैस के मोल से हमारे Nb, और सी गैस के मोल से Nc। तो हमारे पास 3 तरीके के मोल्स हो गए, 3 डिफरेंट टाइप्स के मोल्स हो गए। एक Na जिसकी कुछ क्वांटिटी होगी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जो गैस B होगी जिसकी B मोल्स होंगे, और तीसरा होगा C गैस जिसके C मोल्स होंगे। अब ये तीनों गैस कर क्या रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स कर क्या रहे हैं कंटेनर में बैठे बैठे, कुछ नहीं, रैंडम मोशन, रैपिडली मूव कर रहे हैं, एक अपने कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना मूव करते हुए किसी भी डायरेक्शन में एक रैंडम मोशन दे रहे हैं। कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, सब जगह अलग अलग जा रहे हैं। और इस भागम भाग में वो मॉलिक्यूल्स गैस के आपस में भी टकरा रहे हैं, आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलिजन कर रहे हैं। कंटेनर की जो दीवारें हैं उनके साथ भी टकरा रहे हैं। तो कोई भाई साइड की दीवार से टकरा रहा है, कोई ऊपर की दीवार से, कोई यहां की दीवार से, कोई नीचे की दीवार से, कोई सामने की दीवार से, कोई पीछे की दीवार से। ये मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो खुद में तो कोलिजन करते ही हैं, लेकिन ये कंटेनर के दीवारों से भी टकरा रहे हैं। और अगर ये कंटेनरों की दीवारों से टकरा रहे हैं तो एक बात तो कंफर्म है, कंटेनर की कोई वॉल को तोड़कर तो बाहर निकलेंगे नहीं, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर तो खैर गैस का नहीं है, लेकिन कंटेनर की दीवार से चूंकि टकरा रहे हैं तो ये कंटेनर पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। बोले तो ये कंटेनर पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट एरिया, acting on its unit area. So these moles of gases, Na moles, Nb moles, Nc moles, are exerting force on the unit area of this container, and the force acting on unit area is known as pressure. मतलब ये गैसेस के मोल्स मिलकर सब इस कंटेनर पर एक प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो भैया अल्टीमेटली मान लो अपन ने कोई एक दीवार पकड़ ली, अपन ने बोला भाई ये राइट हैंड साइड की दीवार अपन पकड़ लेते हैं, अपन ने ये राइट हैंड साइड की दीवार पकड़ ली, तो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इस दीवार पर एक फोर्स लगाएंगे। सो देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट एरिया। और अगर फोर्स एक्ट हो रहा है यूनिट एरिया पर, इसका मतलब क्लियर हो गया कि देयर मस्ट बी सम प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन दिस एरिया, बिकॉज दिस इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया फोर्स अगर यूनिट एरिया पर लग रहा है, अगर फोर्स यूनिट एरिया पर लग रहा है तो कुछ नहीं लग रहा, मतलब प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर भी कौन सा? टोटल प्रेशर। तो इट्स विल बी कंसिडर्ड एज टोटल प्रेशर, क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स मिलकर लगा रहे हैं ना। ए गैस, ऐसा थोड़ी ना कि ए और बी लगा रही हो, सी बोले नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज फोर्स नहीं लगाऊंगा वहां पे। भैया ए भी लगा रहा है, बी भी लगा रहा है, सी भी लगा रहा है, ये तीनों गैस मिलकर इस पर एक फोर्स लगा रही है। और फोर्स लग रहा है किस पे? यूनिट एरिया पे। मतलब इस गैस के कंटेनर पे लग रहा है प्रेशर। इस प्रेशर को फिलहाल अपन बोल देते हैं पीटी, टोटल प्रेशर। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल प्रेशर है ये चूंकि इन गैसेस के द्वारा लग रहा है, और सारी गैसेस का अपना एक प्रेशर वैल्यू होगी जो वो उस कंटेनर पे लगा रही है।
जैसे ए गैस बोलती है यार मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर से उस कंटेनर को धक्का दूंगी, बी बोलती है ठीक है मैं भी अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से बी उस कंटेनर को धक्का दूंगी। अब इट इज नॉट नेसेसरी ना कि ए मॉलिक्यूल जितना फोर्स लगा रहा है, ए गैस जितना फोर्स लगा रही है उतना बी भी लगा रहा हो, और बी जितना लगा रहा हो उतना सी भी लगा रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हर गैस का अपना अपना भाई क्षमता है। जैसे मान लो तुम एक कमरे में हो और कमरे में तुमको बंद कर दिया है और तुमको कमरे से बाहर निकलना है, दीवारें तोड़नी, दरवाजे तोड़ने, खिड़की तोड़नी है, और मान लो 10 बच्चे हैं उस कमरे में तुम्हारे अलावा, तो भैया सब लोग मिलकर अलग अलग फोर्स लगाएंगे ना भैया। कोई मान लो एक दरवाजे को 3 लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं तो तीनों की फोर्स बराबर थोड़ी ना होगी। तुम अपनी क्षमता से फोर्स लगाओगे, ए बच्चा अपनी क्षमता से फोर्स लगाएगा, बी बच्चा अपनी क्षमता से फोर्स लगाएगा, सब अपनी अपनी क्षमता से फोर्स लगाएंगे। और जो दरवाजे पर टोटल फोर्स लगेगा वो सबका इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होगा। मान लो एक ने लगाया सर 2 न्यूटन, एक ने लगाया 3 न्यूटन, एक ने लगाया 4 न्यूटन, तो टोटल दरवाजे पर फोर्स 2 + 3 + 4 न्यूटन। समझ में आया? तो 2 + 3 + 4 न्यूटन 9 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा पूरे दरवाजे पे। और फोर्स एक्ट हो रहा है यूनिट एरिया पर, तो उससे हम प्रेशर निकाल लेंगे, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, प्रेशर निकल जाएगा। तो भैया यहां पर भी क्या खेल होगा, ए गैस बोलेगी मैं अपने हिसाब से प्रेशर लगाऊंगी, बी गैस बोली हम अपने हिसाब से प्रेशर लगाएंगे, सी गैस बोली हम अपने हिसाब से प्रेशर लगाएंगे। हमने कहा अपने हिसाब से मतलब ए गैस बोली यार सर मैं तो जो है ना मैं तो पीए फोर्स लगाऊंगी। हमने कहा बढ़िया बात है, मतलब तुम ए गैस पीए प्रेशर से, मतलब पीए प्रेशर लगाऊंगी, नॉट फोर्स, पीए प्रेशर लगाऊंगी। मतलब हमने कहा अच्छा ए गैस तुम पीए प्रेशर से कंटेनर की दीवारों को धक्का दोगी, बोलते हां मेरी ये क्षमता है। गैस बी बोले सर तो फिर मैं पीबी के वैल्यू से प्रेशर लगाऊंगा, मैं पीबी वैल्यू से प्रेशर लगाऊंगा, बोले ठीक है। और उसी प्रकार गैस सी भी बोली सर मैं भी पीछे क्यों हटाऊं, मैं पीसी के हिसाब से प्रेशर लगाऊंगी, मैं पीसी के हिसाब से प्रेशर लगाऊंगी। अब व्हाट आर दीज पीए, पीबी एंड पीसी? दीज आर द इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ गैसेस ए, गैसेस बी एंड गैसेस सी रिस्पेक्टिवली। ये पीए, पीबी, पीसी क्या है? ये इंडिविजुअल उनका प्रेशर है जो ए, बी और सी इंडिविजुअली लगा रही है, और इन सब से मिलकर लग रहा है टोटल प्रेशर पीटी। तो क्या अपन ये बात बोल सकते हैं, क्या अपन ये बात बोल सकते हैं दैट द टोटल प्रेशर पीटी विल बी इक्वल टू summation of all the individual pressures applied by the individual gases, that is PA, PT will be equal to PA plus PB plus PC. Can we say that? Yes, we can say that. कि भैया जो टोटल प्रेशर लग रहा है पूरे कंटेनर पे वो A गैस का प्रेशर में जोड़ दो, B गैस का प्रेशर में जोड़ दो, C गैस का प्रेशर, क्योंकि सबने अपनी अपनी क्षमता से प्रेशर वैल्यू डिसाइड की ना, अपनी लगाई। तो ये इन गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर हो गया, एंड द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस विल बिकम द टोटल प्रेशर, विल बिकम द टोटल प्रेशर। तो हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर का सम करेंगे तो आपका टोटल प्रेशर आएगा। और ये जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, ध्यान से सुनना, ये जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा पीए, पीबी, पीसी, ये होंगे पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस ए, गैस बी एंड गैस सी रिस्पेक्टिवली। इन्हें हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ये होते हैं पार्शियल प्रेशर। तो दिस विल बिकम द पार्शियल प्रेशर। तो अगर कोई पूछे भैया पीए क्या है, कुछ नहीं सर, पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पीबी क्या है, कोई पूछे पीबी क्या है, सर पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। कोई पूछे पीसी क्या है, तो पीसी कुछ नहीं, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो इट विल बिकम द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ये पार्शियल प्रेशर गैस सी का हो गया, क्योंकि ये इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, और ये इंडिविजुअल प्रेशर का सम ही टोटल प्रेशर जाकर बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, ये डाल्टन साहब ने प्रूफ किया था, दैट द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स। और उसमें उन्होंने बताया भी था कि कैसे आप किसी का इंडिविजुअल प्रेशर या कैसे किसी के इंडिविजुअल प्रेशर से टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हो। वो सारी चर्चा अपन करेंगे डाल्टन्स लॉ पे। फिलहाल तो हमें कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर समझना है।
कि पार्शियल प्रेशर क्या है। तो हर मॉलिक्यूल का अपना एक फोर्स होता है जो इस कंटेनर के यूनिट एरिया पे लगता है, और चूंकि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया लगता है, इट मींस इट्स अ प्रेशर। हर मॉलिक्यूल, हर गैस का मॉलिक्यूल एक अलग प्रेशर एक्सपीरियंस करवाता है कंटेनर को। तो हर गैस का जो प्रेशर है उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर कह देंगे, और जब पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर पीटी के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज दिस पीटी? दिस पीटी इज नथिंग बट इट्स अ टोटल प्रेशर। पीटी इज व्हाट? इट्स अ टोटल प्रेशर विच इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब एक समस्या यह है कि यह वर्ड पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया गया, पार्शियल प्रेशर क्यों यूज किया गया? क्योंकि समझो मेरी बात को, वहां पर जो टोटल प्रेशर था वो तो गैस के सारे तीनों गैसेस को मिलाकर जो टोटल प्रेशर था वो वैल्यू थी, लेकिन उस टोटल प्रेशर का एक हिस्सा, एक पार्ट में ए ने प्रेशर लगाया, एक दूसरे पार्ट पे बी ने कंट्रीब्यूशन दिया, एक तीसरे पार्ट का सी ने कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब टोटल प्रेशर में जो टोटल प्रेशर कंटेनर पर था, जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर पर था, उसमें सबने अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा दिया। ए ने अपना हिस्सा दिया, बी ने अपना हिस्सा दिया, सी ने अपना हिस्सा दिया, तो इन्होंने अपना पार्ट दिया। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, अ पार्ट ऑफ अ प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का एक पार्ट ए का है तो इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, टोटल प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन बी का है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और टोटल प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन सी गैस का भी है, उसके प्रेशर का भी है, तो इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। क्लियर हो गया? पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। इसी पर अब थ्योरी थोड़ी से पढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। कंसिडर अ गैसियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ Na मोल्स ऑफ गैस A and Nb moles of gas B and Nc moles of gas C, वो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। Which are non reacting, अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। ये गैसेस ना आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, दे शुड नॉट रिएक्ट, क्योंकि दिक्कत हो गई अगर रिएक्ट हो गई तो भाड़ में क्या प्रेशर, फिर तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है अब वो इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर वो कोई गैस बन रही है तो फिर उस गैस का अपन को पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा ये गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें, और अगर करती हैं तो पहले करवा लो, फिर बाद में लगाना पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट या डेल्टन्स लॉ या एमेगेट्स लॉ, बाद में लगेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करती, तो फिर आप शुरुआत से लगाकर चल सकते हो। सो दे आर नॉन रिएक्टिंग। लेट द टोटल वॉल्यूम बी वी, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो वी है, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम ले लिया उनने वो वी ले लिया, कैपिटल वी, और इसका जो टेम्परेचर है गैस का वो टी ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्यों इन्हों सेम रखा है? क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर से प्रेशर चेंज हो जाता है, आप पढ़कर आए ऑलरेडी, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। हमने गेल-यूसेक्स लॉ पढ़ा है जिसमें दोनों में प्रेशर वेरिएशन आता है, एक बार वॉल्यूम के साथ और एक बार टेम्परेचर के साथ। इसलिए हमने वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम बी वी एंड द टेम्परेचर बी टी, ये कांस्टेंट कर दिया। नाउ इफ द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट टू एक्सट्रीम, आपको यह भी पता है कि अगर कंडीशंस इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की बहुत एक्सट्रीम नहीं है, और खास तौर से अगर प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो है, तो हर एक गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। मतलब हर एक गैस को आप एक आइडियल गैस मान सकते हो। सर मानना क्यों है? क्योंकि समझना, पार्शियल प्रेशर पीए की वैल्यू निकालोगे कैसे? देखो, कंटेनर के बाहर तो तुम प्रेशर लगा दोगे, एक मैनोमीटर लगा दोगे, इसके बाहर एक मैनोमीटर लगा दो, बैरोमीटर लगा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कंटेनर के अंदर जो गैसेस है वो कंटेनर पे कितना दबाव बना रही है, ठीक है। मतलब दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और एक खली जैसे आदमी को यहां पर पकड़ लो और उसको बोलो भैया तू एक्सपीरियंस करके बता अंदर से कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस फोर्स को रोकने वाला तो ही होगा, तो भैया अपोज कर ले इस फोर्स को। तो वो ये बता सकता है कि टोटल अंदर से सर 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, सर 50 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, सर 200 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि उसमें से अंदर एक एक बच्चा कितना फोर्स लगा रहा है। याद करो, अंदर 10 बच्चे थे, अपन ने बात की थी, तो तुम्हारा कितना फोर्स लग रहा है दरवाजे पर, तुम्हारे दोस्तों का कितना फोर्स लग रहा है, वो इंडिविजुअली ये नहीं बता सकता। उस इंडिविजुअल फोर्स को बताने के लिए हमें इन गैसेस को एक आइडियल गैस की तरह मानना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? और आइडियल गैस की इक्वेशन हम लगा सकते, तो हमने उसके लिए क्या कहा? हमने कहा ये जो कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर की बहुत एक्सट्रीम नहीं है, मतलब इस कंडीशन में प्रेशर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है एक बात, और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, हायर साइड है बट मॉडरेट है। तो इन कंडीशंस पर हम कह सकते हैं दीज गैसेस विल बिहेव आइडियली।
और आइडियली इसलिए बिहेव कराना चाहते हैं क्योंकि इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। मुझे चाहिए पीए की वैल्यू, मुझे चाहिए पीबी की, मुझे चाहिए पीसी की, क्योंकि टोटल पीटी तो मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटली, पीए पीबी पीसी कैसे मिलेगा उसी की चर्चा यहां कर रहे हैं। सो नाउ द आइडियल गैस लॉज वुड बी वैलिड फॉर ईच गैस इन द मिक्सचर एंड वी ऑब्टेन फॉर द रेस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर्स। तो सबके एक रेस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर्स आएंगे। जैसे देखो आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, तो यहां पर P हो जाएगा nRT बाय V, nRT बाय V लगा दो, यहां पे PA पे लगा दो, तो PA विल बी इक्वल टू, R तो कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा। सिर्फ एक ही चीज है जो PA के वैल्यू को डिफाइन करेगी कि भैया PA में जो A का गैस A का वो गैस A का नेचर है उसके कितने मोल्स हैं। गैस A का जो नेचर है, जो गैस A है उसके कितने मोल्स हैं, क्योंकि ये मोल्स पे आता है इसमें, और तीनों गैस का सिर्फ मोल्स ही अलग है। भैया R तो दुनिया की सारी गैसेस, ये 3000 गैसेस भी आ जाती तो सबके लिए सेम होता। टेम्परेचर और वॉल्यूम तुमने खुद कहा अभी कांस्टेंट लिया है हमने, लेट द वॉल्यूम बी V एंड द टेम्परेचर बी T, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट ले लिया, तो अब बच कौन गया, मोल्स बच गए। तो PA की वैल्यू सीधे उसके मोल्स पर डिपेंड करेगी, किसके मोल्स पर, A गैस के नेचर के मोल्स पर, तो इट विल बी Na RT अपॉन V। क्लियर हो गया। इन द सेम वे PB कैन बी राइट इट एज NB into RT by V, and in the same way PC can be written as NC into RT by V। तो समझ में आया, ये हमारे पास हो गया अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर्स PA PB PC, और ये मैंने कौन सी इक्वेशन लगाई, आइडियल गैस इक्वेशन। सर आइडियल क्यों लगाई, क्योंकि मैंने उसको कंसीडर कर लिया कि अंदर जो गैसेस मैंने भरी हैं दे आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, जो कब अप्रोच करेंगी, जो कब बिहेव करेंगी, जब प्रेशर 0 की तरफ अप्रोच हो या टेम्परेचर हाइयर साइड अप्रोच हो, तो वो कंडीशन अपन ने मान ली। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये पूरा। अब देखो PA PB की PC की वैल्यू हम रख देंगे और यहीं से डेल्टन्स लॉ पर हमला बोलेंगे, मतलब डेल्टन्स लॉ को समझेंगे कि क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस चीज का। तो अभी तो खेल अपन ने सिर्फ समझा है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उस पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं यहां पर। Thus, the partial pressure of a gas in a mixture is defined as the pressure which the gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume of the mixture at the same temperature. Clear हुआ? Partial pressure of a gas किसी भी mixture में वो pressure होगा जो वो gas exert करती जब वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी उस कंटेनर के अंदर, तो would exert if it is allowed to occupy the whole volume of the mixture at the same temperature. होल वॉल्यूम अगर वो मिक्सचर को ऑक्यूपाई कर लेती तो उस टेम्परेचर पे जितना वॉल्यूम, क्योंकि अपन ने यहां V क्या माना है, हर गैस का V वॉल्यूम V माना है, मतलब पूरा कंटेनर का वॉल्यूम माना है। तो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में अगर वो गैस फैल जाती तो जितना प्रेशर वो गैस तब लगाती वही उसका यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा। और ऐसा नहीं कि यहां पर मिक्सचर में हो गई तो वो पूरा वॉल्यूम नहीं ले रही, वो पूरा वॉल्यूम अभी भी ले रही है। ये बात याद रखना। जैसे आप क्या कहते हो, एक रूम में आपने ऑक्सीजन गैस डाल दी, वो रूम था मान लो 10 लीटर का, मतलब एक कंटेनर था, चलो मान लेते हैं 10 लीटर का, तो 10 लीटर के एक कंटेनर में तुमने ऑक्सीजन गैस डाल दी। अब कोई पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो तुम बोलोगे 10 लीटर सर, पूरी तरीके से फैल गई। लेकिन मान लो मैंने फिर एक और बार उसमें CO2 भी डाल दी, O2 तो डाल दी, उसके बाद CO2 भी डाल दी, तो क्या तुम कहोगे कि सर अब O2 5 लीटर हो गया, CO2 5 लीटर हो गया? नहीं, ये नहीं होगा। O2 अगर 10 लीटर था तो CO2 भी पूरा 10 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कंटेनर में है ना। और ऐसा नहीं कि कंटेनर के आधे हिस्से में CO2 है और आधे हिस्से में O2 है, नहीं, वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो CO2 भी पूरा वॉल्यूम घेरेगा, पूरा वॉल्यूम घेरेगा, तो CO2 का वॉल्यूम भी 10 लीटर होगा और O2 का वॉल्यूम भी 10 लीटर होगा। क्लियर हो गया? बट इसका मतलब नहीं कि डब्बा 20 लीटर का हो गया, कंटेनर 20 लीटर, कंटेनर भी 10 लीटर का है। क्लियर हो ये बात? तो जो वॉल्यूम होता है वो हमने सबका V लिया। PA का प्रेशर NART बाई V, PB का प्रेशर NBRT बाई V और PC वाला प्रेशर NCRT बाई V। तो सबका वॉल्यूम हमने एक लिया, दैट इज कैपिटल V।
सबका वॉल्यूम हमने एक लिया, दैट इज कैपिटल वी, और सभी गैसेस का वो माना गया कि पूरा वॉल्यूम एक्सर्ट किया है, तब जो वो प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ये हमने समझा अभी पार्शियल प्रेशर के बारे में। सो दिस इज पार्शियल प्रेशर। तो ए का पार्शियल प्रेशर हो गया पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर हो गया पी बी, और सी का पार्शियल प्रेशर हो गया पी सी। ये इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स हो गए, ये इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स बोले जाएंगे। अब आगे अब समझेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। दस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए विल बी इक्वल टू NA/RT by V, partial pressure of B PB which is NB/RT by V, and partial pressure of C will be equal to PC equal to NC/RT by V। यही अपन ने लिखा था, यही चीज यहां पर लिखी है मैंने ऊपर, ये ऑलरेडी यहां पर लिख दिया। तो PA will be equal to NA/RT by V, PB is equal to NB/RT by V, और PC is equal to NC/RT by V, which are called as partial vapor pressures of A, B and C respectively। ये हो गए पार्शियल प्रेशर। अब ये टोटल प्रेशर के इक्वल कैसे आएंगे, और अगर कभी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो वो टोटल प्रेशर से इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा किसी गैस का, इसके लिए पढ़ना है डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट यहां कंप्लीट होता है, अभी डाल्टन्स लॉ पर बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं, देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे अब चर्चा करते हैं। तो देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज स्टेटेड एज the total pressure of mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the constituent gases at a definite temperature and volume। जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, it will be equal to sum of pressures, or we can say sum of partial pressures, sum of partial pressures of all gases, sum of partial pressures of all gases present in the gaseous mixture, present in the gaseous mixture, present in the gaseous mixture। So what do you mean by the total pressure? Total pressure is the sum of partial pressures, is the sum of partial pressures, this should be partial pressures of all the gases, जितनी भी गैसेस है उन सबका पार्शियल प्रेशर जो उस गैसियस मिक्सचर में मौजूद है उनका सम कर दोगे, दैट विल बिकम टोटल प्रेशर। मतलब पीछे के एग्जांपल को अगर रिमाइंड करें तो PT टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, तीन गैसेस थी तो PA का प्रेशर प्लस PB का प्रेशर प्लस PC का प्रेशर। अगर इससे ज्यादा होंगी तो आगे भी कहानी जाएगी, बट हमने एग्जांपल पे 3 लिया था। ये हो गया अपना डाल्टन्स लॉ। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ हो गया, एंड दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से ये हमारा वैसे इक्वेशन बनेगा जो हमारी पीटी की इक्वेशन हमारे सामने आएगी। क्लियर हो गया? अब इस पर हम निकाल सकते हैं कि कैसे किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर टोटल प्रेशर दिया है तो। उस पर भी अपन अभी बात करेंगे, उसके भी कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस को अलग अलग मैनिपुलेट करके अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाएंगे, तो वो चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो ये ए पार्ट तो हमारा यहां कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखेंगे, नाउ ध्यान से सुनेंगे। अब कैसे हम पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हैं अगर टोटल प्रेशर हमें दिया गया है तो, क्योंकि हर बार PV इक्वल टू NRT यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं दिया जाए तो सीधा टोटल प्रेशर अगर हमें दे दिया जाए तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, चर्चा करते हैं। लेट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बी have the same amount, let a mixture of gases have the amount of N1 of the first gas, मतलब N1 है फर्स्ट गैस का, अमाउंट पे N1 है फर्स्ट गैस का, N2 is the second gas and so on। और what is N1, N2, N3? मोल्स है ये, अमाउंट मतलब मोल्स। तो यहां पर कभी भी N आएगा तो इट स्टैंड्स फॉर मोल्स, ठीक है?
लेट द करस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर बी P1, P2, P3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो गैस के मोल्स N1 है उसका पार्शियल प्रेशर P1 है, जिस गैस के मोल्स N2 है उसका पार्शियल प्रेशर P2 है, जिस गैस के मोल्स N3 है उसका पार्शियल प्रेशर P3 है एंड सो ऑन। ऐसे आगे तक भी चल सकता है, N4 के लिए P4, N5 के लिए P5 एंड सो ऑन। देन द टोटल प्रेशर P total is given by, this is according to Dalton's law of partial pressure. This is according to Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. ठीक है, तो अब देखना, यहां पर देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो वी हैव P total will be equal to P1 plus P2 plus P3 plus dash dash dash, जहां तक जाएगा ये। तो वी कैन राइट इट एज PT इज इक्वल टू P1 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन, जहां तक जाएगा ये। RT बाई V सब में से कॉमन ले ले तो वी हैव दिस एज PT इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, N1 RT बाई V पहले कॉमन ले लेते, तो वी हैव RT बाई V सब में कॉमन है, क्योंकि जो कंटेनर में हमने रखा है तीन गैसेस को, N1 N2 N3 वाली गैसेस को, वो सब उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा तीनों गैसेस के लिए, क्योंकि एक गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी सारी गैसेस वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। O2 और CO2 को एग्जांपल से मैंने क्लियर किया था। और उस कंटेनर का टेम्परेचर चूंकि एक ही है तो सारी गैसेस का टेम्परेचर एक हो जाएगा, तो V और T एक हो जाएगा, और R तो हर गैसेस का एक होता ही है किसी भी कंडीशन पे। तो हमने क्या करा, RT बाई V सब में से कॉमन ले लिया क्योंकि वो सब में एक ही है। फिर अंदर क्या बचा, N1 प्लस N2 प्लस N3 plus dash dash dash. So it will be the summation of n. So we can write it as PT equal to RT by V into summation of n, means summation of moles. ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। समेशन ऑफ n मतलब समेशन ऑफ ऑल द मोल्स। व्हाट इज समेशन ऑफ n? टोटल मोल्स। समेशन ऑफ n इज नथिंग बट द sum of all the moles, that will give you ultimately total moles. तो ये अपना total moles हो गया। तो summation of n will be your total moles. So this is summation of n which is total moles. ठीक है, summation of n। ये एक एक्सप्रेशन आया डाल्टन्स लॉ से, लेकिन अब सवाल ये है कि डाल्टन्स लॉ से हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे अगर ये PT दे दिया जाए तो, टोटल प्रेशर दे दिया जाए तो। ठीक है, तुम्हें किस गैस का पार्शियल प्रेशर पता करना है? सर P1 पता करना है, N1 जिसके मोल से उसका पार्शियल प्रेशर पता करना है। ठीक है, देखो सुनेंगे, नाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर्स, टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स पता करना है। डाल्टन्स लॉ की यही खूबी अभी देखते चलेंगे। तो एक काम करें, पहला तो आपको P1 निकालना होगा, पार्शियल प्रेशर में फर्स्ट वाली गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो या तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें आपको RT और V की वैल्यू पता होनी चाहिए, N1 पता होना चाहिए, तो P1 निकल जाएगा। अगर P2 का निकालना चाहते हो तो N2 RT बाई V कर लो तो P2 का निकल जाएगा। P3 का निकलना चाहते हो तो N3 RT बाई V कर लो तो P3 का निकल जाएगा, और इसी तरीके से आगे भी निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर यहां T और V पता होता तो मुद्दा ही खत्म हो जाता। तो फिर हम डाल्टन्स लॉ की मदद लेते ही नहीं, हम तो हर गैस का प्रेशर खुद से निकाल लेते PV इक्वल टू nRT करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहां कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें वो गैस का मिक्सचर भरा है वो, और किस टेम्परेचर पे भरा है वो टेम्परेचर की वैल्यू दोनों नहीं पता। हमें ये नहीं पता वॉल्यूम क्या है, हमें नहीं पता टेम्परेचर क्या है, हमें नहीं पता V क्या है, हमें नहीं पता T क्या है। N3 पता है, R तो नहीं भी पता होगा तो भी पता है क्योंकि 8.314 होता है,
तो P3 निकल जाता अगर T और V पता होता तो, लेकिन T और V नहीं पता है। डाल्टन्स लॉ कैसे मदद करेगा वही बता रहे हैं आपको। तो यहां से अपने को PT निकल गया, ये एक्सप्रेशन निकल गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहली इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, आपको क्या निकालना है, P1 निकालना है ना, पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ध्यान से सुनेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 कैसे निकलेगा, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 या क्या लो इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, P1 इक्वल टू N1 RT बाय V होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 क्या है, PT RT बाय V, PT इक्वल टू RT बाय V समेशन ऑफ N, वेयर समेशन ऑफ N इज द टोटल मोल्स, समेशन ऑफ N इज द टोटल मोल्स। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, खेल खत्म। RT बाय V से RT बाय V कैंसिल, क्या बच गया, क्या बच गया, देखेंगे P1 अपॉन PT will be equal to N1 which is the moles of first gas, N1 गैस 1 के मोल्स है, अपॉन समेशन ऑफ N टोटल मोल्स, N1 is the moles of gas 1 अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मोल्स। सर ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया गैस 1 का, याद आया कुछ भैया, आपने मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ है, कुछ याद आया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको आप काय से डिनोट करते हो, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। आप यही तो निकालते थे मोल फ्रैक्शन, तो मतलब मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मोल्स विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 हो गया, जिसको हम x1 लिख सकते, बोले तो chi1 लिख सकते। तो दिस इंप्लाइज P1 विल बी इक्वल टू chi1 इंटू PT। क्लियर हुआ कुछ, यानी कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है फर्स्ट गैस का, पार्शियल प्रेशर निकालना है फर्स्ट गैस का, तो आप मोल फ्रैक्शन पता कर लो फर्स्ट गैस के जो उस मिक्सचर में मौजूद है। किस मिक्सचर में, उस कंटेनर में जिसमें आपने गैस के मिक्सचर्स डाल रखे हैं, 1 2 3 4 गैसेस डाल रखी हैं, उसमें टोटल मोल्स और मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन पता कर लो। PT आपने कहा था आपको पहले से ही दिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आपको सबके पार्शियल प्रेशर्स पता चल जाएंगे। कैसे देखेंगे, यहां पर आपको सबके पार्शियल प्रेशर्स पता चल जाएंगे। कैसे देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो आपको सबके पार्शियल प्रेशर्स पता चल जाएंगे। कैसे, इधर देखेंगे। So, partial pressure of gas 1 will be equal to P1, which will be equal to PT into chi1. Chi1 is the mole fraction of 1. Partial pressure of P2 of gas 2. Partial pressure of gas 2 will be equal to P2, which is equal to PT into chi2. Partial pressure of gas 3 will be P3, which is equal to total pressure into chi3। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज का अगर पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, अगर किसी का भी हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जिसका भी आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो उसके टोटल प्रेशर को, मतलब उसमें टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन को, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपल करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन जो भी दिया जाएगा उस गैस का वो आपको निकालना आना चाहिए, या आपको कुछ डेटा मिलना चाहिए जिससे आप मोल फ्रैक्शन उस गैस का निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो पूरे गैस पर की वजह से जो पूरे कंटेनर पे प्रेशर लग रहा है, सारी गैसेस की वजह से जो पूरे कंटेनर पे प्रेशर लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको पीटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया? तो भैया कोई भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपको उस गैस का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है उस कंटेनर के टोटल प्रेशर से, तो आपका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। यह है पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन और इस तरीके से हमने डिराइव किया। सेम अगर P2 रखना होता तो हम इक्वेशन इस वाले को थर्ड मान लेते, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते। तो थर्ड है P2 इक्वल टू N2RT बाई V और PT इक्वल टू NRT बाई V, समेशन ऑफ NRT बाई V, RT बाई V से RT बाई V कैंसिल हो जाता, P2 अपॉन PT इज इक्वल टू N2 अपॉन समेशन ऑफ N, N2 अपॉन समेशन ऑफ N, समेशन ऑफ N इज द टोटल मोल्स, N2 वहां हो जाता है मोल्स ऑफ सेकंड गैस, तो P2 इक्वल टू N2 अपॉन PT इक्वल टू समेशन ऑफ N बचता। तो यहां पर P1 अपॉन PT विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि N2 अपॉन टोटल मोल्स विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। तो P2 अपॉन PT विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाती विच इज PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। P2 की वैल्यू आ जाती PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। तो आपको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए इंटू टोटल प्रेशर आपको पता होना चाहिए, तब आप किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर बता सकते हो, या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन फिर उसके लिए RT और V तीनों वैल्यूज, R तो चलो पता रहेगा, T और V दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो जब T और V दोनों वैल्यूज पता होंगी तब भी आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज निकाल सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये पूरे पार्ट का। ये फॉर्मूला सर्वे सर्वा है, ठीक है। इसको और सही से लिख देते हैं हम ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको हर चीज क्लियर हो। तो इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं हम। तो यहां पर ये तो हो गया P1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया देखेंगे यहां पर। तो किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, गैसियस कंपोनेंट का, विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। जैसे कोई भी गैस है तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय PT मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला होता है जो हमारा निकलता है पार्शियल प्रेशर को निकालने का। तो ये पार्शियल प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया? तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 निकालना है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ 3 निकालना है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ये निकलता है पार्शियल प्रेशर इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद। इसी डेरिवेशन को आगे उन्होंने और भी बताया, मतलब जो मैंने अभी किया है वही चीज बताई आगे, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही चीज यहां से कंटिन्यू होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है P1V इक्वल टू N1RT, P2V इक्वल टू N2RT एंड हेंस P1 प्लस P2V विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस RT बाय V। तो P टोटल इंटू V विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ NRT, ठीक है ना। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ NRT। तो P अपॉन P टोटल विल बी इक्वल टू N1 अपॉन समेशन ऑफ N। तो P अपॉन P टोटल विल बी इक्वल टू Chi1। ये बेसिकली P1 है, दिस इज P1 क्योंकि फर्स्ट गैस का निकाला है। वेयर Chi1 स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, तो देयरफॉर P1 इक्वल टू Chi1 इनटू P टोटल। इन जनरल कोई भी गैस का कंपोनेंट Pn होगा विच विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल।
तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है जो कि Pn होगा, वो इक्वल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन का, जो कि काई एन से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन को उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, पार्शियल प्रेशर निकलकर आ जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो वेयर एन स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एन। मोल फ्रैक्शन है, इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एन। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम आता है, उसकी भी चर्चा करते हैं, बट पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां तक अपन ने संपट हो गया अपने को कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, संपट पूरा पड़ गया है कि इंडिविजुअल प्रेशर्स जो होंगे गैस के, जब वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जो प्रेशर वो अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। हालांकि वो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सिर्फ उनके मोल्स के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर पीटी अलग होगा और हर गैस का पार्शियल प्रेशर अलग होगा। जो पीटी में जब मोल फ्रैक्शन उस गैस का, जिस कंपोनेंट का आप निकाल रहे हो, उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे पीटी में तो उसका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। यह था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। अब ये पार्शियल वॉल्यूम का बन जाता है। अब ये कहता है कि हर गैस का एक प्रेशर अलग अलग है, तो हर गैस का एक अलग वॉल्यूम होगा। मतलब अगर एक कंटेनर में मैंने एक गैस रखी है और दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस रखी है, दोनों का प्रेशर अलग अलग है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक अलग अलग वॉल्यूम निकालेगी। किसका कितना वॉल्यूम होगा, जो भी वॉल्यूम उसका खुद का होगा उसको हम पार्शियल वॉल्यूम कहेंगे। किसका कितना वॉल्यूम होगा वो अमागेट्स लॉ से निकाला जाएगा। चर्चा करते हैं अमागेट्स लॉ की, पहले समझेंगे। द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर इज डिफाइंड एज दी, ध्यान से सुनेंगे, पार्शियल वॉल्यूम का ये लॉ है। अब पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है? इन अ मिक्सचर इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम विच द गैस वुड ऑक्यूपाई इफ इट वर प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P ऑफ द मिक्सचर। कितना वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगी अगर वो एक ऐसे कंटेनर में प्रेजेंट है जिसका टेम्परेचर T और प्रेशर P है, तो वो जो गैस का इंडिविजुअल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगी उसको हम उस गैस का पार्शियल वॉल्यूम कह देंगे। और वो पार्शियल वॉल्यूम उसी तरीके से होगा जैसे पार्शियल प्रेशर होता है। ये अमागेट्स लॉ ने कहा। जैसे सपोज करो हमारे पास है PV इक्वल टू nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास जो गैसेस होंगी वो आइडियल गैस बिहेवियर ही दिखाएंगे। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज V इक्वल टू nRT बाय P, nRT बाय P। नाउ सपोज करो यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज करो हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर है, इसमें हमारे पास एक गैस है, ये हमारे पास एक गैस है। ठीक है, दिस इज गैस 1, ये गैस 1 हो गई। ये दूसरी गैस है, सपोज करो दिस इज गैस 2, तो ये दूसरी गैस हो गई गैस 2, और ये हमारे पास तीसरी गैस हो गई गैस 3। ये हमारे पास तीसरी गैस हो गई, दिस इज गैस 3। ये हमारे पास तीसरी गैस हो गई, दिस इज गैस 3, गैस 3। तो हमारे पास कितनी गैस हो गई? 3 गैस हो गई। अब इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो P है, इस कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P, और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो T है। तो प्रेशर है P और इस कंटेनर का जो टोटल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है कैपिटल T। हर गैस ने अपना अपना एक ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लिया होगा एज प्रिडिक्टेड बाय अमागेट्स। तो हर गैस का अपना एक वॉल्यूम होगा, तो दिस इंप्लाइज V1 का वॉल्यूम होगा N1, जितने उसके मोल से उस हिसाब से, क्योंकि V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज कंपेयर टू एवोगैड्रोस लॉ। तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो जिस गैस के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसका उतना ज्यादा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करा होगा, और जिस गैस के मोल्स कम होंगे उसने उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। मतलब सीधे तौर पे मोल्स जो वॉल्यूम है वो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है,
सीधे तौर पे जो उस गैस का वॉल्यूम है वो उसके मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट वाली गैस 1 का वॉल्यूम V1 मान लिया जिसके मोल्स N1 है, तो N1 RT बाय P। इसी प्रकार V2 का मान लिया N2 RT बाय P। इसी प्रकार V3 का मान लिया N3 RT बाय P एंड सो ऑन। हो सकता है एक से इससे भी ज्यादा गैसेस हो, मतलब गैस 4, गैस 5, गैस 6 और भी ज्यादा गैस हो। तो ये अलग अलग गैसेस हैं। सबको अगर सम किया, ध्यान से सुनेंगे, सबका अगर सम किया तो वी कैन राइट इट एज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश 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 into RT by P। this time RT by P कर दिया अपन ने, this time it will be RT by P। so we can write it as total V, this is V total, will be equal to summation of n, that is total moles N1 plus N2 plus N3 dash 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 upon RT by P। तो ये टोटल मोल्स, टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम। ठीक है। नाउ अगर पार्शियल वॉल्यूम निकालना है किसी का, तो पार्शियल वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 और इसमें मुझे पार्शियल वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट गैस का, तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V टोटल, V1 अपॉन V टोटल विल बी इक्वल टू, V1 का क्या था? N1 RT बाय P डिवाइडेड बाय N समेशन ऑफ N RT बाय P। बोले RT बाय P से RT बाय P कैंसिल, तो V1 अपॉन V टोटल विल बी इक्वल टू, वही चीज आ गई, N1 अपॉन समेशन ऑफ N, and we know summation of N is the total moles, so this implies V1 upon V total will be equal to mole fraction of first, so this implies V1 will be equal to mole fraction of first gas into V total। यही एक्सप्रेशन हमारा निकलेगा जो हमने पार्शियल प्रेशर के लिए निकाला था, लेकिन ये एमेगेट्स लॉ से निकला। तो ये V1 निकल गया Chi1 इंटू V टोटल, और यहां हमें पता है समेशन ऑफ N इज नथिंग बट समेशन ऑफ N इज द टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल मोल्स विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो वहां से आपको टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स अगर आप डिवाइड कर दोगे उस कंपोनेंट के मोल्स, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो V1 विल बी इक्वल टू Chi1 इंटू V टोटल। सिमिलरली सबके लिए यही चीज हो सकती है। तो V2 अगर निकालना हो तो इट विल बी Chi2 इंटू V टोटल। V3 निकालना हो तो इट विल बी Chi3, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 इंटू V टोटल। तो अगर हमें इन जनरल निकालना हो Vi, तो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ I कंपोनेंट इंटू टोटल वॉल्यूम। दिस इज अकॉर्डिंग टू Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। So this is Amagat's law of partial volume। Amagat's law of partial volume। तो ये आपका Amagat's law of partial volume आ जाएगा। तो VI will be equal to Chi I into V total, ये आपका Amagat's law of partial volume आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सेम डेरिवेशन है, बस यहां पर पार्शियल वॉल्यूम की बात करी गई है जो एक टेम्परेचर T और प्रेशर P पर इंडिविजुअल गैस ऑक्यूपाई करेगी, और वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितने उसके पास मोल्स होंगे, और तब यह माना जाएगा पूरा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है सब गैसेस पर। और पार्शियल प्रेशर का जो लॉ था, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें यह मान लिया गया था कि टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है V, सब गैसेस V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, तो जो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर होगा P1, P2, P3, ये उनका पार्शियल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन से, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो उसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का मिल जाएगा।
इन द सेम वे अगर आपको पार्शियल प्रेशर उस गैस का पर्टिकुलरली निकालना है, पार्शियल वॉल्यूम निकालना है, तो आप एमेगेट्स लॉ लगाओगे जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका वी आएगा। क्लियर हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये था हमारा एमेगेट्स लॉ जिस पर हमने चर्चा काफी करी और ये सारी चीजें हमें एमेगेट्स लॉ के बारे में पता चलती है। नाउ तो इसी पे यहां पर Amagat's law of partial volume. So among Amagat's law of partial volume is stated as at a definite pressure and temperature, the total volume of mixture of gases is equal to the sum of partial volumes of the constituent gases. So in general, we can write it as that the total volume of mixture of gases is equal to the sum of the partial volumes. So total volume जो होगा V total वो हमेशा V1 plus V2 plus V3 प्लस डैश 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 सो ऑन होगा। ये Amagat's लॉ से निकल कर आता है। सो इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट इट एज Vj विल बी इक्वल टू Xj इंटू V टोटल। हमने I के फॉर्म में लिया, इनने J के फॉर्म में लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां इनने कंपोनेंट J मान लिया है, हमने हमारा ith कंपोनेंट माना था। तो Xj इज द मोल फ्रैक्शन, Kj इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ jth कंपोनेंट। ये है हमारा Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स। क्लियर हो गया? हालांकि ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डेल्टन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस जो आएंगे वो ज्यादातर डेल्टन से आएंगे, बट कुछ क्वेश्चन एक आध JEE में Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम से भी आया है, जिसको हम देखेंगे अपनी DPPs में देखेंगे। अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे जो कि पार्शियल प्रेशर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर होगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे पार्ट का अपन स्क्रीनशॉट लेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके नाउ तो यहां पर Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब देखते हैं यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन को, बेसिकली क्वेश्चन को यहां पर हम समझते हैं जो कि एक एग्जांपल है हमारे सामने, उस एग्जांपल की बात करते हैं। द स्टॉप कॉक containing 2 bulbs of volume 5 liter and 10 liter containing as ideal gas at 9 atm and 6 atm pressure respectively। तो भैया दो बल्ब्स हैं, वॉल्यूम 5 लीटर है और 10 लीटर है, एज आइडियल गैस एंड 9 एटीएम और 6 एटीएम का प्रेशर है रिस्पेक्टिवली, विच इज ओपन्ड, पहले ओपन था। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन सेम? आपको ये बताना है फाइनल प्रेशर कितना होगा अगर टेम्परेचर रिमेन सेम। तो पहले देखो, मतलब उनने बाद में खोला होगा, पहले तो उनने क्या करा, ये एक 5 लीटर का, ठीक है, और ये एक 10 लीटर का, ये उनने बल्ब लिया है, ठीक है, एक 5 लीटर का एक 10 लीटर का। तो बेसिकली ये हो गया अपना 5 लीटर का, ठीक है, ये एक बल्ब है और इसका प्रेशर कितना है 9 atm, तो इसमें प्रेशर है 9 atm। बाद में ये है 10 लीटर का, ये है 10 लीटर का, और इसमें कितना है 6 atm, तो इसका जो प्रेशर है वो है 6 atm। बढ़िया है। और इसके बीच में एक कॉक लगा दी, स्टॉप कॉक, सो दैट ये ना जाए, लेकिन बाद में इस कॉक को हटा दिया, बाद में इसको खोल दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन मोल्स निकालते हैं, मोल्स, टोटल मोल्स निकालते हैं, तभी अपना फाइनल प्रेशर निकलेगा। अपन टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ बल्ब ए, ये ए बल्ब मान लेते हैं और ये बी बल्ब मान लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव मोल्स ऑफ बल्ब ए इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितने होंगे, शुरुआत में, वो देख लेते हैं। शुरुआत में कितने होंगे, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ बल्ब ए इन बिगिनिंग। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो PV इक्वल टू nRT होता है, तो N विल बी इक्वल टू PV बाय RT, ठीक है। तो PV बाय RT निकाल लेते हैं। तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 9 और ये 5, वॉल्यूम दिया है 5, तो 9 इंटू 5 इज 45 अपॉन, लेट्स कीप इट दिस RT, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और RB सेम है तो कट जाएगा बाद में। तो पहले मोल्स आ गए कितने, फर्स्ट A के मोल्स आ गए, दिस इज NA which is equal to 45 by RT, 45 by RT। वहां उसके मोल्स निकाल लेते। सो वी हैव मोल्स ऑफ B
इन बिगिनिंग, शुरुआत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब स्टॉप कॉक लगी हुई थी बाद में हटाया है, तो मोल्स ऑफ बी इन बिगिनिंग विल बी गिवन बाय एनबी विच इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी। तो यहां से एनबी विल बी इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम कितना है 10 into 6 अपॉन आरटी, सो एनबी विल बी इक्वल टू 60 बाय आरटी, 60 बाय आरटी। ये बी के मोल्स है। सो टोटल मोल्स इन बिगिनिंग कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स इन बिगिनिंग कितने हो जाएंगे, शुरुआत में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb विच इज इक्वल टू 45 बाय RT प्लस 60 बाय RT, so that will come out to be 105 by RT. That will come out to be 105 by RT. तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 105 बाय RT, 105 बाय RT हो जाएंगे। ये टोटल मोल्स हो जाएंगे बिगनिंग में। अब आपको पता है अगर ये कॉक हटा भी दें, मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि कोई गैस अंदर नहीं आ रही और कोई गैस अंदर से बाहर नहीं जा रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी गैस बाहर से अंदर नहीं आ रही और कोई भी गैस अंदर से बाहर नहीं जा रही, तो गैस के जो मोल्स होंगे वो मोल्स तो सेम रहेंगे ना, तो गैस के मोल्स विल रिमेन द सेम। तो सिंस टोटल मोल्स इन बिगनिंग will be equal to total moles at the end, or total moles after removing cork या after opening stop cork, after opening stop cork. So that is why therefore total moles at final will be equal to 105 by RT, मतलब टोटल मोल्स इतने ही रहेंगे और बस हमें मोल्स निकालना था, टोटल मोल्स 105 by RT। अब हमें फाइनल प्रेशर निकालना है तो हम निकाल लेते हैं PV इक्वल टू nRT का यूज करके, तो 105 RT इस बार मोल्स हो जाएगा, जो N की जगह पर आएगा उसको यूज कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल चीज पता चल जाएगी। तो इसको निकाल लेते हैं, तो टोटल मोल्स एट फाइनल लास्ट में हमें पता चल गया कितने हो गए टोटल मोल्स 105 बाय RT। टोटल मोल्स फाइनल में कितने होंगे 105 बाय RT, ये फाइनल मोल्स होंगे। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट फाइनल प्रेशर, हमसे फाइनल प्रेशर पूछा है ना क्वेश्चन में, यहां देखेंगे आप फाइनल प्रेशर पूछा है, तो P V इक्वल टू nRT की इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहां पर हमें P फाइनल चाहिए, तो P फाइनल विल बी इक्वल टू N फाइनल मोल्स इनटू R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अपॉन V टोटल, क्योंकि जब कॉक खुल गई यहां पर कॉक को रिमूव कर दिया तो टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर प्लस 10 लीटर 15 लीटर का, टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा 5 लीटर और 10 लीटर 15 लीटर का हो जाएगा, तो ये 15 लीटर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो P फाइनल विल बी इक्वल टू N फाइनल, मोल्स फाइनल कितने 105 RT, ये ना N फाइनल, तो इट विल बी 105 RT इंटू ऊपर भी RT है उसको RT रहने दो, अपॉन V टोटल कितना हो जाएगा, पहले 5 था बाद में 10 था, दोनों मिल गए तो 15 हो जाएगा। तो P फाइनल विल बी इक्वल टू RT से RT कैंसिल, ये RT से ये RT कैंसिल, 105 डिवाइडेड बाय 15, तो P फाइनल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो दिस विल बी 7 ATM। तो P फाइनल, और ATM में इसलिए आएगा क्योंकि जो पहले प्रेशर्स थे वो ATM में ही थे, ठीक है। तो P फाइनल विल बी इक्वल टू 7 ATM, ये हमारा फाइनल प्रेशर आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया?
तो ये फाइनल प्रेशर आएगा हमारा, जो कि 7 ATM आएगा। और ATM में इसलिए क्योंकि ये भी 9 ATM और ये 5 ATM में 6 ATM में था, दोनों ATM में थे, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर आएगा जो कि ATM में ही आएगा, बट 7 ATM इज द आंसर। समझ में आया कैसे निकाला? हमें पहले बस मोल्स निकालने थे, पहले कितने मोल्स थे, बाद में कितने मोल्स थे, क्योंकि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, PF इज इक्वल टू जो हम NRT रखते हैं, NRT अपॉन V टोटल। तो V टोटल हमें पता है क्योंकि कॉक ओपन हो जाएगी तो 5 लीटर और 10 लीटर ऐड हो जाएंगे। RT को RT रखेंगे क्योंकि R तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी उन्होंने कांस्टेंट ही रखा है, टेम्परेचर रिमेन सेम बोला, आखिरी लाइन में देखोगे तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो सिर्फ बचेगा आपके पास फाइन मोल्स, जो कि आपके फाइनल मोल्स होने चाहिए। तो फाइनल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है, 15 लीटर। फाइनल मोल्स आपने निकाल लिए, 105/RT निकला था, 105/RT। फिर ये RT से RT कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर का RT आपने सेम रखा है, तो RT कैंसिल, 105/15, 105/15 करोगे 7 ATM आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये वाला आंसर? स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले यहां का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें, ओके। फिर इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लें। तो ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि भैया जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वो बदलेगा, और इस तरीके से यहां पर वो बदलेगा, ये अपन ने देख लिया। क्योंकि मोल्स विल रिमेन द सेम, मोल्स सेम रहेंगे क्योंकि कोई गैस अंदर नहीं आई थी, कोई गैस बाहर नहीं गई थी, तो ये अपन ने यहां पर कंसेप्ट देख लिया। इसी से मिलता जुलता है एक और एग्जाम्पल है अपने सामने, एक और क्वेश्चन है जिसको अपन निपटाने वाले। 1 liter flask contains air, water vapor and a small amount of liquid water at a pressure of 200 mmHg। अच्छा, एक लीटर का फ्लास्क है जिसमें वाटर एयर है, वाटर वेपर है और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 200 mmHg। तो भैया यहां का प्रेशर जो है वो 200 mmHg का है, तो प्रेशर इज 200 mmHg। आगे क्या किया गया है? इफ दिस इज कनेक्टेड टू अनदर 1 liter इवैक्यूएटेड फ्लास्क, 1 लीटर का एक और इवैक्यूएटेड, अभी फिलहाल खाली है वो फ्लास्क, तो 1 लीटर के इवैक्यूएटेड फ्लास्क में रखा है 1 लीटर का, ये वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर का इवैक्यूएटेड फ्लास्क है। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, इसका फाइनल हमें PF बताना है, मतलब टोटल फाइनल प्रेशर बताना है, कितना प्रेशर होगा ऑफ द गैस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, मतलब जब ये सारी गैसेस यहां चली जाएंगी, ये सारी गैसेस यहां चली जाएंगी, ये सारी गैसेस यहां चली जाएंगी, तो कितना वहां पर आपका फाइनल प्रेशर आएगा? ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कम होगा। ठीक है, अज्यूम द टेम्परेचर टू बी 50 डिग्री सेल्सियस एंड एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन मतलब वाटर भी है ना, स्मॉल लिक्विड ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर वेपर, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, तो लिक्विड वाटर का एक्वस टेंशन भी लगेगा 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसी रिएक्शन का टेम्परेचर है 93 mmHg। तो आपका टेम्परेचर जो दिया है वो 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और जो एक्वस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर लिक्विड वाटर, वो एक्वस टेंशन की वैल्यू आपको कितनी दे दी? एक्वस टेंशन की वैल्यू दे दी 93 mmHg। तो 93 mmHg आपको एक्वस टेंशन की वैल्यू दे दी, 93 mmHg। अब आपको फाइनल प्रेशर बताना है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, टेम्परेचर आपने सेम रखा है, मोल्स आपने सेम रखे, तो आप सिंपल इक्वेशन लगा सकते हो, P1V1 विल बी इक्वल टू P2V2, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना, जब इस कंटेनर में भी ले जाओगे तो वॉल्यूम फाइनल कितना होगा? ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। जब ये खुलकर इधर फैल जाएगी गैस तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 2 लीटर, तो प्रेशर कम होगा। बॉयल्स लॉ के हिसाब से आप लगा सकते हो P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ गैस पर लगेगा, ये जो लिक्विड वाटर का प्रेशर दिया एक्वस टेंशन, ये नहीं होगा, इसको कम करना पड़ेगा, और ये दोनों तरफ होगा। ऐसा नहीं कि एक्वस टेंशन एक फ्लास्क में दूसरे में नहीं है, जब यहां पर जाएगा गैस तो लिक्विड वाटर भी यहां जाएगा, और लिक्विड वाटर जाएगा तो यहां पर भी उतना ही एक्वस टेंशन लगेगा, 93 mmHg। लेकिन स्टार्टिंग में हमें सिर्फ बॉयल्स लॉ गैस पे लगाना है, क्योंकि भैया जो बॉयल्स लॉ है वो गैस के लॉज है, सिर्फ गैस पर अप्लाई होंगे, लिक्विड वाटर पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो लिक्विड वाटर का ये 93 mmHg माइनस करेंगे, और प्रेशर है 200 mmHg। तो ठीक है, इनिशियल प्रेशर इज 1 लीटर, फाइनल प्रेशर इज 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर प्लस 1 लीटर।
sorry, initial volume is 1 liter. This is volume, not pressure. Initial volume is 1 liter. ये हो गया V1. फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी 1 लीटर प्लस 1 लीटर. इसका तो 1 लीटर ऑलरेडी था, ये भी ओपन हो गया, तो यहां पर भी 1 लीटर आ गया. टोटल वॉल्यूम विल बी 2 लीटर्स. ये हो गया V2. इनिशियल प्रेशर, प्रेशर 1, P1 विल बी इक्वल टू 200 माइनस 93. 93 क्यों किया? क्योंकि 200 टोटल प्रेशर था यहां पर इनिशियली, जिसमें 93 ये भी था. तो सिर्फ गैस का प्रेशर कितना होगा? 200 माइनस 93, क्योंकि ये तो लिक्विड वाटर की वजह से टेंशन आया ना, तो उतना माइनस करना पड़ेगा. लगा देंगे अब. P1 V1 इक्वल टू P2 V2. P1 इज 200 माइनस 93 इंटू वॉल्यूम 1 इज 1, P2 नहीं पता फाइनल, इंटू वॉल्यूम 2 कितना आ जाएगा? 2 लीटर. तो ये हो जाएगा P2 विल बी इक्वल टू 200 माइनस 93 समवेयर अराउंड 107, 107. तो 107 अपॉन 2 P2. तो P2 विल बी 107 बाई 2, कितना? ATM में. अब इसको सॉल्व करेंगे तो P2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ATM में भी नहीं, mm ऑफ Hg में, क्योंकि ये प्रेशर mm Hg में चल रहे हैं ना सारे, तो mm Hg में, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो ये हो जाएगा 53.5 mm Hg, 53.5 mm Hg. लेकिन ये सिर्फ गैस का है, हमें चाहिए टोटल फाइनल प्रेशर. मतलब इसमें गैस के साथ एक्वस टेंशन तो यहां भी रहेगा, तो जितना एक्वस टेंशन यहां था, जितना एक्वस टेंशन यहां था, कितना था? 93 mm Hg. उतना ही एक्वस टेंशन यहां भी होगा, उतना ही एक्वस टेंशन यहां भी होगा. तो यहां भी एक्वस टेंशन जो होगा वो 93 mm Hg होगा. सेम होगा एक्वस टेंशन, दोनों में सेम होगा. तो आपको यहां 93 अब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ गैस का प्रेशर निकाला ही है. तो P2 विल बी इक्वल टू 53.5 प्लस 93 mm Hg. तो अब जो टोटल प्रेशर आएगा P2 विल, वो कितना आएगा? P फाइनल कहना चाहिए इसको. P फाइनल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 93 में 3 ऐड करेंगे तो 96, 96 में 50 ऐड करेंगे तो 146.5. तो इट विल गिव यू 146.5 mm Hg. तो ये आ गया P फाइनल 146.5 mm ऑफ Hg. ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जो आपको यहां पर मिलेगा. ये फाइनल आंसर है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये फाइनल आंसर है. क्लियर हो गया? P फाइनल, क्योंकि उन्हें फाइनल प्रेशर पूछा था, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, पूरे गैस मिक्सचर का फाइनल प्रेशर पूछा था इक्विलिब्रियम. और यहां पर P1 V1 से सिर्फ हम गैस का निकालते, सिर्फ अकेली गैस नहीं थी, वहां लिक्विड वाटर भी था, उन्होंने कहा था. तो उसका एक्वस टेंशन तो जितना यहां लग रहा है, वो जब ये यहां आ जाएगी तब भी उतना ही लगेगा एक्वस टेंशन. तो यहां पर पहले हमने सिर्फ गैस का निकाला तो 53.5, जिसमें एक्वस टेंशन हम फिर वापस में एंड में ऐड करेंगे. क्यों एंड में ऐड करेंगे? क्योंकि वो एक्वस टेंशन दोनों जगह पर सेम लगेगा. तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया. क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल इससे जुड़े हुए. डेल्टन्स लॉ का कम यूज, बॉयल्स लॉ का ज्यादा यूज हुआ है, बट एनीवे दीज आर द एग्जाम्पल्स. स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम वीडियो कंक्लूड करेंगे. तो यहां पर हम लोगों का क्लियर होता है पूरे तरीके से हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड एमिगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम. एमिगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम भी हमने पढ़ा, जो बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है. बल्कि इस चैप्टर के लिहाज से भी अगर आप आगे देखोगे तो आपको डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कई जगह यूजेस आएंगे, कई और फॉर्मूले में, कई और टॉपिक्स में आप इसका यूज करोगे, इसको अप्लाई करके देखोगे. तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके एप्लीकेशन की हम चर्चा भी करेंगे अपनी डीपीपी में, क्योंकि आपको पता है कि इस लेक्चर के बाद आपको मिलेगी इसकी डीपीपी, जो आपको पहले सॉल्व करनी है. बकायदा पूरा 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन का टाइम आप लो. फिर अगर आपसे नहीं बने तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, वो वीडियो सोल्यूशन आप जरूर रेफर करो. अगर कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन में नहीं बन रहा है या कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप उस वीडियो सोल्यूशन को जरूर देखें. बट डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे हम क्वेश्चंस बहुत लगाने वाले हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होंगे.
बाकी YouTube पर अगर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या आपको कोई प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिलती एक्सेस करने के लिए, क्योंकि होता क्या है YouTube पर जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक का वीडियो तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता अब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए, या इस टॉपिक से पहले कौन से टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए, या फिर इस टॉपिक में अगर कोई थ्योरी पढ़ी तो इसके क्वेश्चन कहां से लगाएं, इसके एप्लीकेशन कहां से देखें। क्वेश्चन जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके क्वेश्चन में एप्लीकेशन होती है, तो वो क्वेश्चन कहां मिलेंगे, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए, कोई ऐसी शीट मिल जाए जिसमें हम क्वेश्चन देख देख कर हम एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, फिर वो वाली चीज आप मिस आउट करते हो यूट्यूब पर। तो सबसे बेहतर और आसान तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com विजिट करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, और जिस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं वो सीक्वेंस को आप सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हो, उस सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई हो सकती है। करना क्या आपको मैं बता देता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, यहां पर आपको सभी सेगमेंट सभी कैटेगरीज में एग्जाम्स के दिखेंगे। आपको आईटी जेई सेगमेंट में जाना है, जेई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ क्रैश कोर्स मिलेगा और रेगुलर जेई का कोर्स मिलेगा, रेगुलर आईटी जेई का कोर्स। आपको रेगुलर आईटी जेई के कोर्स में जाना है, यहाँ आपको डीपीपी मिलेगी। आपको यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करना है केमिस्ट्री के कोर्स पर, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर पूरी लिस्टिंग होगी आपकी, चैप्टर के नीचे टॉपिक के सामने उनकी ड्यूरेशन, कितने कितने बड़े लेक्चर्स हैं, सो दैट आप पूरा टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर सको। और पूरा टॉपिक सीक्वेंस में होगा, हर एक टॉपिक सीक्वेंस में होगा। पहला टॉपिक ये, उसके नीचे उसकी डीपीपी, दूसरा टॉपिक ये, उसके नीचे उसकी शीट, तीसरा टॉपिक ये, उसके नीचे उसकी शीट। तो आपको शीट भी यहीं से डाउनलोड होगी, ये जो पीडीएफ का फोल्ड दिख रहा है आपको आइकन, यहीं से आपकी डीपीपी भी डाउनलोड होगी। और जैसे आप वीडियो पर क्लिक करोगे 100% हाई क्वालिटी का स्ट्रीम वीडियो होगा, बिल्कुल बिना बफरिंग के, बफर फ्री। अगर आपका नेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो बिल्कुल बफर फ्री वीडियो यहां पर रन होगा बहुत स्मूथली। और ऐसा भाई कि अगर वेबसाइट पर आपको बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैकेज बाय करना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई कोड लगाना है या कुछ ऐसा फीस पे करनी है, कुछ भी नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मतलब जैसे आप YouTube पर लेक्चर्स फ्री देखते हो वैसे ही बिल्कुल फ्री रन करेगा, कोई कोड, कोई पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना आपको। शीट्स जो होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है 1 2 4 चैप्टर ही फ्री में, बाकी का कोई कोर्स का पैसा है, नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता है। बाकी यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेई और नीट के चैनल पर आपको पता है कि जेई की तैयारी तो चली रही है, जेई के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, लेकिन नीट की भी तैयारी उतनी डिटर्मिनेशन से चल रही है। नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो भैया जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां पर जो नीट की भी तैयारी कर रहे हो, जेई की भी तैयारी कर रहे हो, नीट और जेई दोनों एस्पिरेंट्स को आप शेयर कर सकते हो, जिनको एक ऐसे चैनल की तलाश है जहां पर रेगुलर वीडियोस मिले, जहां पर कंसिस्टेंसी हो वीडियोस में। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो डाल दिए फिर 3 दिन तक कोई वीडियो ही नहीं आया। आपको रेगुलर वीडियोस क्योंकि इस चैनल पे मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है। आप क्वालिटी बिल्कुल चेक कर सकते हो, आप किसी भी चैनल से कंपेयर करके आप क्वालिटी को देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस शीट्स होंगी, ये सारी चीजें मिलती है। मतलब कहते हैं ना, जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इन सभी बच्चों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।